नमस्कार दोस्तों। एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में मैं राम प्रवेश आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल, जिसमें हमारे एवरेज की चैप्टर चल रही थी। तो अभी तक क्या हुआ था, एक्सरसाइज ए और एक वीडियो हमारी बनी है एक्सरसाइज बी पे। और ये हमारी एक्सरसाइज बी की लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स एवरेज आज हमारा फिनिश हो जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और एवरेज अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो एवरेज की पूरी सीरीज देखें। और आपको पूरा अगर आर एस अग्रवाल ही लगाना है तो आप शुरू से ही वीडियो को देखें। और जब आप इस हमारे चैनल पे जाएंगे एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, तो प्ले लिस्ट में क्या होता है कि एक हमने प्ले लिस्ट बनाई है आर एस कंप्लीट सोल्यूशन, तो उसमें ये सारी वीडियो मिलेगी। तो चलते हैं आज की क्लास पे। ये हमारा एप्लीकेशन का डिटेल है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा एवरग्रीन क्लासेस के नाम से। और ये हमारा लोगो रहा। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐप पे करना क्या है, ऐप पे जैसे ही आप साइन इन करके अंदर उसमें इन हो गई, मतलब पेज मिलेगा, होम पेज। तो होम पेज में आपको दो सर्किल मिल जाएंगे, जिसमें एक के नीचे लिखा होगा वन डे एग्जाम और एक के नीचे लिखा होगा आपका एकेडमिक। तो आपको वन डे एग्जाम को चूज करना है, क्योंकि हमारा ये वाला जो सिलेबस होता है वो वन डे एग्जाम का, एकेडमिक का फिलहाल नहीं। तो इनको चूज करने के बाद आप जैसे जाओगे तो पहली क्लास मिलेगी बेसिक मैथ की। तो बेसिक मैथ में ही अभी हमारा मटेरियल अपलोडेड हो रहा है। कैसे कि इस बेसिक मैथ में आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेंगी और क्विज मिलेंगी। ये दो चीजें अभी आपको वहां पे अवेलेबल हैं, और जो पीडीएफ बनती है ये भी वहां पे अवेलेबल हो जाती है। तो इन चीजों को अगर आप एक साथ और एक ही जगह पे और टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हो, तो आपको ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम आपके आज के लिए क्वेश्चन कौन से बने हैं, और आज सवाल के हमारे लास्ट के क्वेश्चन है जो भी है। चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम भार भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी आ जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले हम एक लॉजिक देखते हैं, जो हमेशा क्लास में बताते हैं कि अगर लॉजिक यूज किया है तो हम वो बताएंगे। लॉजिक ये है और रूल भी है क्या, मान लो हमारे पास नंबर है A1, नंबर है A2, नंबर है A3, नंबर है A4 और नंबर है A5। हम मान के चलें कि इसका जो एवरेज है वो एवरेज आपका n है। एवरेज कितना है, n है। एक रूल होता है कि अगर आपने a में से मान लो x माइनस किया, b में से मतलब A2 में से भी x माइनस किया, A3 में भी से x माइनस किया, इसमें भी से x माइनस किया, और A4 में से भी आपने x को माइनस किया, मतलब है कि जो आपके नंबर बन के आए वो नंबर बन के आए A1 माइनस एक्स, A2 माइनस एक्स, A3 माइनस एक्स, A4 माइनस एक्स, A4 माइनस एक्स, इतना बनी। ठीक है, तो इसको 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने नंबर बने, तो इनसे पूछ रहा है जो नए नंबर बन के इनका एवरेज क्या होगा। अगर आपने हर एक नंबर से सेम वैल्यू को माइनस किया है, तो वही माइनस आपका किस में से हो जाएगा, एवरेज में से। तो n माइनस एक्स, तो जो हमारा नया एवरेज है वो कितना हो जाएगा, n माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम उल्टी बात बोलें, यहाँ पे रिवर्स बोलें, कैसे कि आपने हर एक नंबर में से जब माइनस किया तो एवरेज में माइनस हुआ, हम कह रहे हैं कि आप एवरेज में से माइनस करो तो क्या नंबर में से माइनस नहीं होगा। अब उसका उल्टा भी सही होना चाहिए। उल्टा सही होना चाहिए, तो यही प्रोसेस यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और इसको यहाँ से सर्किल में हमने किया 1, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, तो वो चीज देख रहे हैं। इतना हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है क्लास में 50 छात्र हैं, इनमें से जो एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र है विद्यालय छोड़कर चला गया तथा इनके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी होगी। जब 100 ग्राम औसत में कम हुआ है, इसका मतलब 50 में प्रत्येक के 100 100 ग्राम कम हुए। तो जब 50 लोगों में 100 100 ग्राम कम हुआ, तो टोटल कमी आई 5000 ग्राम की। 5000 ग्राम इक्वल होता है 5 केजी की। कमी कितने की आई, 5 केजी की। मतलब है ओवरऑल आपको 5 केजी कम करना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ यहीं से, और इतने में ही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखो क्या होगा। क्वेश्चन ये है, हम आपसे कर रहे हैं कि
टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके पास? 50। तो आप बोलोगे 50 का एवरेज 40 है, दिया है, मानते हैं। इसमें से कितने कैंडिडेट गए थे? ओनली एंड ओनली वन कैंडिडेट गया था। तो जब एक कैंडिडेट गया और उसकी जगह पे एक कैंडिडेट ही आया, एवरेज में चेंज आ गया। तो क्या 49 की बदौलत एवरेज में चेंज आया, या फिर जो 50वां था उसकी बदौलत आया? तो जो चेंज आया है आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण आया है जो गया था और जो नहीं आया। इसका मतलब जो 50वां व्यक्ति है उसी के कारण हमारी एवरेज में चेंजेस आए हैं। जब ये 40 वाला जाएगा और इसकी जगह पे एक नया आएगा, और जब नया आएगा तो 5 kg वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो आएगा उसका वेट कितना आएगा? 35 kg आना चाहिए। और यही हमसे पूछ रहा है कि जो आएगा उसका वेट कितना होगा? 35 kg होगा। इससे इजीएस्ट ये मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष, ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है। तो ए बी सी में प्रत्येक की आयु कितनी है? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है पहला, ए प्लस बी की जो औसत आयु है वो कितनी दी है? तो औसत आयु दी है 20 वर्ष। आगे दिया है आपको बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का जो औसत आयु है वो कितना दिया है? तो वो दिया है आपको 19 वर्ष। सी प्लस ए का जो एवरेज आयु है वो कितना दिया है? तो ये दिया है आपको 21 वर्ष। इतना दिया है। अब हम पूछ रहे हैं कि इनका योग कितना होगा। तो आपको पता है योग बराबर होता है औसत में पदों की संख्या का गुणा करना। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी ये हो जाएगा आपका 40। अगला है आपका बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 38। और सी प्लस ए ये इक्वल हो जाएगा आपका 42। इतना हो जाएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। हमने बताया था जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बने तो मान लो ए बी बी सी सी ए, तो इसको ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ए यहाँ पे बी यहाँ पे बी यहाँ पे सी यहाँ पे, मतलब हर एक वैल्यू डबल आई है, तो डबल में हम कॉमन ले रहे। तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 8 10, 4 4 12। तो वैल्यू बनी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। तीनों की आयु का औसत मुकरम योग कितना है? 60 है। हमसे योग नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है। इंडिविजुअल जब वैल्यू निकालोगे तो होगा क्या? पहला केस, टोटल ए बी और सी जिसका योग दिया है आपको 60, इसमें से हम बीसी की वैल्यू हटा दें। जो बीसी की वैल्यू कितनी दी है? 38। तो ए आ जाएगा। तो ए कितना होगा? 38 माइनस होगा, तो 60 - 38 इक्वल टू 22। क्लियर है? सेकेंड, अब मुझे वैल्यू चाहिए किसी दूसरे की। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। मुझे ए और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है? 48। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आ जाएगा आपका बी, और बी हो जाएगा 60 - 42। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 18। सेम उसी केस में तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है तो तीसरे वैल्यू में क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। इसमें से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको ए बी की, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 40। तो जो सी बचेगा वो हो जाएगा 60 - 40 इक्वल टू 20। तो जो तीन वैल्यू आई वो तीन वैल्यू कौन सी आई थी आपकी? एक आई थी 22, दूसरी आई थी 18, और तीसरी आई थी आपकी 20। तो तीनों की आयु का वैल्यू अलग अलग कितना हो जाएगा? 22 18 और 20। क्लियर है अभी ये क्वेश्चन? तो चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन दिया अगला क्वेश्चन कि 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश ले लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। तो नए विद्यार्थी का भार कितना है? तो देखो यहाँ पे दिया है कि टोटल 25 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज 28.8 है। तो हम आपसे पूछें योग कितना होगा? तो हम योग तो डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा के कर रहे हैं। तो वैल्यू है आपकी 28.8 मल्टीप्लाई बाई 25। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो इक्वल आएगा 720। मीन्स 25 लोगों का एवरेज अगर 28.8 है तो जो योग होगा आपका
वो हो जाएगा आपका 720। ठीक है। अब आपसे कह रहा है एक नए विद्यार्थी के प्रवेश ले लेने पर औसत वार में 300 ग्राम की कमी आई, तो इसका मतलब एक नया कैंडिडेट आया तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 26। जो एवरेज है वो आपका 300 ग्राम कम हुआ तो 0.3 कम हुआ, तो 0.3 कम करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 28.5। इनका जो समय योग है ये मुझे पता करना है, तो जब योग पता करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 28.5 मल्टीप्लाई बाई 26, तो वैल्यू हो जाएगी 741। तो कितनी हो जाएगी 741। अब आपसे पूछ रहा है कि उनमें से जो कैंडिडेट आया है उसका आयु कितना है, तो जो नया कैंडिडेट है नया वाला कैंडिडेट उसका पूछा है, तो हम क्या करेंगे 26 में से पुराने 25 को हटा दें तो हमारे पास जो भी बचेगा वो नया का मटेरियल बचेगा। इसका मतलब पुराने की टोटल आयु है 741 और पुराने मतलब जो पूरे ग्रुप की है नए को मिला के, और केवल पुराने की वैल्यू है 720। तो जो नया कैंडिडेट है न्यू कैंडिडेट उसकी आयु हो जाएगी आपकी 21 ईयर्स। क्लियर है नहीं है? तो यही हमारा आंसर है और वो कितना है 21 साल का, मतलब जो नया कैंडिडेट आया है उसका एज कितना है 21 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी हैं जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है, तो खंड बी के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखो ए में 35 विद्यार्थी और बी में 40 विद्यार्थी, तो बात कर रहे हैं हम ए की। तो ए में अगर 35 विद्यार्थी हैं इनका जो एवरेज है वो कितना दिया है, तो एवरेज दिया है 64। तो हम पूछ रहे हैं योग कितना दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 × 64 वैल्यू हो जाएगी 2240। इनका जो योग है वो हो जाएगा 2240, इतना हो जाएगा। अगला क्लास है बी, इसमें टोटल कैंडिडेट है 40। इसका मुझे एवरेज नहीं दिया है तो हम इनका एवरेज कितना मान ले रहे एक्स, तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा 40x। लेकिन जब बात हो रही है पूरी क्लास की तो पूरी क्लास में जब पूरा खंड मतलब है पूरी क्लास का औसत, तो पूरी क्लास में टोटल कैंडिडेट हो गए 75। हमने ए बी को जोड़ लिया। इनका औसत प्राप्तांक कितना है 60 है, तो इनका योग कितना है ये पता करना पड़ेगा। एवरेज में अगर आपने योग निकाल लिया तो सब कुछ निकाल लिया फिर कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पे 75 कैंडिडेट का 60 के हिसाब से योग हो जाएगा 4500। कितना हो जाएगा आपका 4500। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ ले आओ, कैसे, केवल 35 का जो योग है वो तो दिया है आपको 2240, और 40 का जो योग आपने निकाला वो निकाला था 40x, और इन दोनों को जब मिलाया तो योग आया आपका 4500। तो केवल 40x इक्वल कितने होंगे, तो 4500 में माइनस हो जाएंगे 2240, तो वैल्यू हो जाएगी 2260। कितनी हो जाएगी 2260। तो हमसे पूछ रहा है कि जो x है 40x, 40x में से केवल x कितना होगा, तो 2260 डिवाइडेड बाई 40, इससे भाग लगाओगे तो 4×5 = 20, 2×4=6 = 24 और 4×5=20, तो वैल्यू हो जाएगी 56.5। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो आप लाइक कर लो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8280 रुपया है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है 13 कुर्सी, 13 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स का जो योग है वो दिया है 8280, इतना दिया है। अब इसमें जो जानकारी दी है उसकी मदद ले लो। जानकारी में क्या दिया है
यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य, मेज मतलब टेबल, अगर एक टेबल का जो मूल्य है वो आपको दिया है 1227, तो आपके पास टोटल कितनी टेबल है? 5। तो इनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1227 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो वैल्यू हो जाएगी 6135। 6135, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 13 चेयर्स प्लस 5 चेयर का मूल्य 6135 इक्वल होना चाहिए 8280। तो यहाँ पे केवल 13 चेयर्स का वैल्यू कितना होगा? तो आपको 8280 में से माइनस करना है 6135। 6135, तो वैल्यू आएगी 2145। तो इसका मतलब 13 चेयर्स की कीमत कितनी है? 2145, इतनी कीमत है। तो हम पूछ रहे हैं एक चेयर की कीमत कितनी है, जो हमसे पूछा गया है प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य। तो इसका मतलब है कि आप 2145 को डिवाइड कर दो 13 से, तो वैल्यू हो जाएगी 165। मीन्स आप 2145 को डिवाइड करोगे 13 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 165। और यही हमसे पूछ रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा आपका? 165 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो देखो, यहाँ पे पहले दो की डिटेल दी है। पहला दिया है कैप्टन, तो हम कैप्टन से पहले मतलब रखते हैं। तो कैप्टन की आयु है कितनी? 25 ईयर्स है। क्लियर? यहाँ पे जो कैप्टन को देखा जाए तो कैप्टन के बाद अगला दिया है विकेट कीपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कीपर की। तो कीपर की आयु उससे 3 वर्ष बड़ा है, मतलब जो कीपर है उससे 3 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब इसकी आयु होनी चाहिए 28 ईयर, इतनी होनी चाहिए। इन दोनों को हटा दिया जाए तो अब आपके पास टोटल प्लेयर्स होते 11। अगर इनको हटाओगे तो प्लेयर्स बचेंगे 9, यही बचेंगे। अब आगे देखो, यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको पूरी टीम की औसत आयु की जरूरत पड़ेगी, तभी तो 1 कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल टीम होती है वो 11 प्लेयर्स की, तो हम कह रहे हैं कि जो 11 प्लेयर्स हैं उनकी औसत आयु कितनी है? एक्स है। अगर इनकी औसत आयु एक्स है तो टोटल योग हो जाएगा 11x। अब जो दो नए कैंडिडेट हटा दिए गए, मतलब कैप्टन और कीपर, तो कैंडिडेट बचे 9 और औसत में 1 की कमी आई। इसका मतलब है कि x माइनस 1 नया एवरेज ही होगा। तो नया एवरेज अगर इतना है तो सम कितना होगा? तो सम हो जाएगा 9 × x-1। क्लियर है या नहीं है? अब एक क्वेश्चन हम छोटा सा कर रहे हैं। 11 प्लेयर्स के सम में से अगर हम 9 प्लेयर्स के सम को माइनस कर दें तो बचेगा क्या? तो आप कहोगे वही दो कैंडिडेट बच जाएंगे जो निकाले थे, मतलब वही दो कैंडिडेट बचेंगे जिसमें से एक कैप्टन है और दूसरा कौन है? आपका विकेट कीपर है। तो हम चलो करते हैं। तो यहाँ पे आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब दोनों को करोगे तो योग आएगा। तो आपका कैप्टन प्लस विकेट कीपर, इसका सम कितना होगा? तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। तो 25 + 28 इक्वल हो जाएगा आपका 53। कितना हो जाएगा? अब यही चीज है कि आपसे कह रहे हैं जब दोनों को माइनस किया, तो जब माइनस किया तो कैप्टन और कीपर का जो डिफरेंस आया, तो 11x माइनस 9x-1 ये आया। तो यहाँ पे जो 53 है और यहाँ पे जो इतनी वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू किनकी है? कैप्टन प्लस कीपर की। तो दोनों वैल्यू को इक्वल कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी 53 इक्वल 11x-9x+9। सॉल्व करोगे तो 11x में से 9x जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 2x+9 इक्वल टू 53। तो
2x इक्वल टू 9 माइनस होंगे तो वैल्यू बचेगी 44। वैल्यू कितनी बचेगी? 44। हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। अब x का वैल्यू है कितना, तो x का वैल्यू था 11 प्लेयर्स का एवरेज, जो आपका कितना है 22 है। तो हमसे पूछ रहा है पूरी टीम का एवरेज कितना है, तो 22 है। और हमसे पूछ रहा है केवल 9 प्लेयर का एवरेज कितना है, तो x का मान यहाँ पे कर देना और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देना, मतलब एक कम 21 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि एलिगेशन बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक से आप खुद कर लेना, न हो तो पुरानी वीडियो जरूर देखना। चलिए, यहाँ पे दो ग्रुप दिए हैं, एक है ए और एक ग्रुप है बी। पूरे समूह का एवरेज 27 पूरे का, लेकिन वर्ग ए के व्यक्तियों का औसत आयु 34 वर्ष, तो इनका है 34 और बी का है आपका 24 और पूरे ग्रुप का है 27। डिफरेंस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3। तो जो रेशियो है वो 3:7 है। और 3:7 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3 और 70 मिला के 100 हुए। इसका मतलब जो भी दिया है वो हमारा क्या हो गया, रियल हो गया। तो जो परसेंटेज है, ए में 30% लोग हैं और बी में 70% की आयु है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो पुरानी वीडियो आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 8 परिणामों का औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 का औसत 15 से 1/2 तथा अगले 3 का परिणामों का औसत 21 से 1/3। यदि छठवां परिणाम 7वें परिणाम से 8 कम और 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि 8 परिणामों का औसत 20 है। जब 8 का औसत 20 है तो 8 का एवरेज अगर 20 है तो हम पूछें योग कितना होगा, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करोगे और बताओगे 160। इनमें से पहले दो, तो पहले दो का एवरेज है 15 सही 1/2 मीन्स 31/2। तो हम पूछे एवरेज दिया है इतना तो योग कितना होगा, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई करके 31। अगले तीन का एवरेज दिया है 21 सही 1/3, तो 63 डिवाइडेड बाई 3। और हम कहें इनका सम कितना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू कितनी निकालोगे। अब हम कह रहे हैं कि जो पहले दो और उसके बाद के तीन, उनका योग कितना होगा, केवल इन दोनों का। तो इन दोनों का योग मतलब टोटल नंबर हो गए 5 और इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 95। तो अब देखो, आप जैसे ही 8 में से 5 की वैल्यू को माइनस करेंगे, मीन्स 160 में से 95 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 65। अब ये 65 है क्या, तो 65 है आपके बचे हुए नंबर्स का सम। तो आप कहां तक पहुंचे, 5 तक। तो जब आप 5 तक पहुंच चुके हो तो इसके बाद अभी 3 नंबर और बाकी हैं, कौन कौन से, तो वो देखते हैं। पहला है आपका 6, दूसरा है आपका 7 और तीसरा है आपका 8। यही दिया है। 3 नंबर अभी भी हमारे पास शेष है। तीनों नंबर का सम कितना है, 65 है। अब आपसे कह रहा है कि यदि छठा परिणाम सातवें से, छठवां वैल्यू सातवें से 4 कम है और 8वें से 7 कम हो, मतलब किसकी बात कर रहा है, छठवें की। अगर छठवें की बात कर रहा है तो छठवें को फिलहाल हम एक्स ले रहे हैं, क्योंकि इसी को बार बार बात कर रहा है तो इसी को हम कितना ले रहे हैं, एक्स। अगर छठवें का वैल्यू एक्स है और आपसे कह रहा है जो छठवां परिणाम है वो 7 में से 4 कम है, इसका मतलब जो सातवां परिणाम है 6 से 4 ज्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी x+4। तथा 8 में से 7 कम है, कौन, छठवां परिणाम। छठवां परिणाम अगर 8 में से 7 कम है तो 8वां परिणाम 7 ज्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी x+7। आपसे कह रहा है तीनों का योग, तो तीनों का योग मीन्स एक्स 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 मतलब 3x प्लस के 11 इक्वल टू 65। 3x 11 माइनस होंगे तो वैल्यू बचेगी 54। तो x की वैल्यू बचेगी 18। मीन्स है कि x का मान कितना है, 8 18 है।
तो 18 है, तो 18 का मतलब क्या है? 18 का मतलब है छठवीं संख्या है 18, सातवीं संख्या है 22 और आठवीं संख्या है आपकी 25। इसका मतलब ये है। आपसे जो पूछेगी अब आप नॉर्मली आंसर दे सकते हो। हमसे गई छठवीं कौन सी है, तो 18 है, सातवीं कौन सी है 22 और आठवीं कौन सी है 25, जो हमसे पूछा गया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोगों ने लगाया होगा, कोशिश जरूर की होगी। तो हम देखते हैं अपने हिसाब से कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ लेते हैं। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपका किनारा है। ठीक है, समुद्र तट का किनारा है। जहाज यहां से 40 किलोमीटर अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है? जहाज है। यहाँ पे जहाज रुका हुआ है। इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में एक सही 7/8 टन पानी अंदर जाता है। और 60 टन पानी इस जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। मीन्स अगर 60 टन पानी हो गया तो जहाज डूबना स्टार्ट हो जाएगा। किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर भी फेंक रहा है। तो जहाज की औसत गति ज्ञात करें जिससे वह जैसे ही डूबना आरंभ करे किनारे पे पहुंच जाए। तो चलो देखते हैं। तो देखो पहले बात है कि पानी इन हो रहा है, मतलब है कि पानी अंदर जा रहा है तो इन, और बाहर होगा तो आउट। हम पूरा बाहर और अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चेक कर रहे हैं इनिंग की प्रॉपर्टी। मतलब है कि जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा। एक से ही 7/8 टन पानी अंदर जाने में टाइम कितना लगा? 60 मिनट। तो 8 एकम 8 7 15, तो 15/8 टन पानी अंदर जाएगा तो टाइम लगेगा 6 मिनट। टाइम कितना लगेगा? 6 मिनट। अब बात हो रही है घंटे की, क्योंकि चाल चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो हम पूछ रहे 1 घंटे में कितना होगा, तो आप तुरंत 10 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 150/8 टन। इतना पानी अंदर जाएगा और कितने में? 60 मिनट में। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में इतना हो जाएगा। अब हम इसी में हमने बोला था कि अभी आपने इन वाला पार्ट किया है। अब देख लो बाहर कितना जा रहा है पानी, किस रेट से बाहर जा रहा है। तो देखो अब आउट गोइंग की प्रॉपर्टी चेक कर ली। 60 टन पानी जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंक रहा है। मतलब है कि 12 टन पानी बाहर हो रहा है 1 घंटे में, और आपको 1 घंटे की वैल्यू चाहिए थी। तो 1 घंटे में जहाज में पानी कितना कलेक्ट हो गया, मतलब है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कलेक्टेड वाटर। मतलब है पानी कितना रुक गया जहाज में। देखो इतना टन पानी अंदर आया और इतना टन पानी बाहर गया, तो भाई जहाज में बच कितना गया? तो जो रिमेनिंग पार्ट है मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12। 1 घंटे में इतने टन पानी जहाज के अंदर बच गया था। तो ये है कितना? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 12 96 डिवाइडेड बाई 8। तो कितना आ जाएगा? 54/8। इतने टन पानी जहाज में कलेक्ट हो गया था 1 घंटे में। बात समझ में आई नहीं है? अब क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, देखो कैसे कि 1 घंटे में जहाज में पानी कितना हो जाएगा। 1 घंटे में जहाज में पानी पहुंच जाएगा आपका 54/8 टन, इतना पहुंच जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास टाइम कितना है बाहर तक जाने के लिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो आपसे देखो 40 किलोमीटर की दूरी पर इसमें एक छेद हो जाता है। 6 मिनट की दर से 60 टन पानी डुबोने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक पंप 12 मिनट 12 टन प्रति घंटे की दर से निकालता है। इसका मतलब आपसे ये पता करना है टाइम, कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन कब तक? जहाज डूबने तक। डूबेगा कब? जब 60 टन पानी हो जाएगा। इसका मतलब ये मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जहाज में 60 टन पानी कलेक्ट होने में टाइम कितना लगेगा। तो इस क्वेश्चन को लेकर हम इस इक्वेशन को अब रिवर्स कर रहे हैं। कैसे देखो, अभी हम इसको सिंपलीफाई भी करेंगे, और सिंपलीफाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 27/4 टन पानी कलेक्ट होने में टाइम लगा 1 घंटे। तो 1 टन
पानी कलेक्ट होने में टाइम लगेगा 4/27 घंटे। तो फिर 60 टन पानी कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? तो ये लगेगा आपको 4/27 × 60। तो 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 20, तो टाइम लगेगा 80/9 घंटे। इतना टाइम है आपके पास जहाज को बचाने के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक, चलो। अब अगर यहां तक मतलब हमारे पास जो टाइम है जहाज को बचाने के लिए वो कितना हमारे पास 80/9 घंटे। इसी टाइम में आपको 60 किलोमीटर की दूरी नहीं 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इतने समय में और इतनी दूरी तय करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब किस चाल से चलना चाहिए। तो चाल इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस कितनी है? 40। और किस चाल से चलना है आपको, किस समय में चलना है? तो समय में चलना 80/9। तो वैल्यू हो जाएगी 40/80 × 9। 40 से 2 और 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चले तो किनारे तक पहुंचने से पहले ही आप डूब जाओगे, मतलब आपका जहाज डूब जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा आज का, और एवरेज का लास्ट आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर भाई हम दोबारा बात रिपीट कर रहे हैं कि वीडियो को अगर पसंद कर रही हो आप और आपको लग रहा है कि ये आपके अकॉर्डिंग सही है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो। अगर आप लाइक करते हो और अगर आप वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें क्या होता है कि आप जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएंगे। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको वॉच करते हैं या बाद में वॉच करते हैं, तो दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपने लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है तो हर एक कैंडिडेट को शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।